जनता की राय भी बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इजराइल और ईरान की। ईरान की ओर से इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद सबके मन में यही सवाल है कि इजराइल क्या करेगा, वह किस तरह ईरान को हमले का जवाब देगा, कब जवाब देगा। इजरायली सेना के अधिकारियों ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। साफ है कि इजराइल अब ईरान को छोड़ने वाला नहीं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रिवेंज प्लान तैयार किया है। ईरान की रीढ़ पर वार करने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि ईरान के सामरिक स्थलों को निशाना बनाया जाएगा। जिस तेल के दम पर उसकी पूरी इकोनॉमी चलती है, उसे तबाह करने का प्लान है। इससे ईरान दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि वो पूरी तरह तैयार हैं। जैसे ही सरकार की ओर से आदेश मिलेगा, तुरंत अटैक किया जाएगा। सबसे पहले ईरान की ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया जाएगा। तेल के कुएं, ऑयल रिफाइनरी पर भी अटैक किया जाएगा। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का भी प्लान है। जहां से ईरान की आर्मी को हथियार मिलते हैं, उन्हें भी मिसाइल्स से उड़ा दिया जाएगा। कुछ बड़े नेताओं को भी निशाना बनाया जा सकता है। ईरान कई साल से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल उसे भी तबाह करने का प्लान बना रहा है। पहले भी उसके कई साइंटिस्ट को वो मार चुका है। अमेरिका हालांकि अब इस मामले में इजराइल का समर्थन नहीं करने की बात कर रहा है, लेकिन वो बार बार ये भी कह रहा है कि वो आत्मरक्षा के लिए इजराइल के साथ है। पेंटागन के मुताबिक अमेरिका मध्य पूर्व में हजारों सैनिकों की तैनाती करने जा रहा है। पेंटागन की उप प्रेस सचिव सबरीना सिंह के अनुसार मध्य पूर्व में पहले से ही तैनात यूनिट्स को इजाफा किया गया है। वहीं अमेरिका इलाके में F-16, F-15E, A-10, F-22 लड़ाकू विमानों को भी तैनात करेगा। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया कि मध्य पूर्व में युद्धक विमानों की 3 अतिरिक्त स्क्वाड जल्द ही पहुंचने वाली हैं। सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू फैसला बड़ा लेने वाले हैं। बड़े युद्ध की आहट है। ईरान में घबराहट महसूस की जा रही है और इस बीच संकेत ये भी आ रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने भी अब घबराहट देखी जा रही है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और इसके साथ साथ शरदेंदु जी मौजूद हैं, जो कि ब्रिगेडियर हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं चलूंगा मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब के पास। अनुज माथुर साहब, क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आज की रात कुछ बड़ा हो सकता है, आज की रात कुछ भारी दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी ताकत ईरान की जो ताकत है, कहा जा रहा है कि उसकी ताकत अगर है, उसकी आत्मा अगर उसकी जिंदगी कहीं बसती है तो वो तेल में बसती है, रिफाइनरी में बसती है, तेल के कुएं में बसती है, क्योंकि उसी के दम पर वो पूरी दुनिया में अपनी धमक दिखाता है। और अगर उसे ही ध्वस्त कर दिया जाए तो ईरान की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी और ईरान अपने आप बर्बाद हो जाएगा। तो क्या अगला अटैक इजराइल का ईरान के ये वो ठिकाने हैं, तेल के ठिकाने? देखिए मनोज जी, जब भी किसी का कोई युद्ध इस मायने में इसमें होता है, तो उसमें 2-3 चीजें बिल्कुल साफ होती हैं। आप देखिएगा कि जब भी कोई युद्ध का करेंगे तो उनके टारगेट बिल्कुल क्लियर कट डिफाइंड टारगेट्स होते हैं। सबसे पहले वो जो शत्रु देश है उसके जो इकोनॉमिक एसेट्स हैं, जो उनके उनकी जो मेन जो लाइफ लाइन आप समझते हैं उसको कह रहे हैं, उनके ऊपर हमला किया जाता है। उसके बाद उसके कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन के एसेट्स के ऊपर हमला किया जाता है। मैं आपको उसका अभी हिजबुल्लाह का उदाहरण लेकर के बताऊंगा। और उसके बाद जो लड़ाई के जो उनके उनके जो जखीरे हैं उन पर हमला किया जाता है, लीडरशिप के ऊपर हमला किया जाता है। और ये तमाम हमलों की एक पूरी तजवीज इजराइल के पास बनी हुई है। मैं आपको एक बात कई समय से मैं ये बात सुनता चला आ रहा हूं कि अब इजराइल क्या जवाब देगा। एक्चुअली ईरान ने जो किया है वो जवाब है। इनिशिएटिव इजराइल के पास था। इजराइल ने सीरिया में उनके आईआरजीसी के लीडर्स को मारा, इस्माइल हानिया को मारा। उन्होंने हिजबुल्लाह के लीडर, टॉप लीडर को खत्म किया। हिजबुल्लाह की मिडिल लेवल लीडरशिप अपने पेजर्स के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के द्वारा उसको समाप्त किया। तो मनोज जी, आप देखें कि किस प्रकार से
इजराइल ने लगातार ईरान के ऊपर हमले किए हैं, ईरान के अंदर जाकर के ऐसे समय पर जब वहां पर अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर कार्रवाई चल रही थी, इस्माइल हैनिया को उन्होंने सिंगल रॉकेट से पिन पॉइंट प्रिसिशन अटैक करके खत्म कर दिया। तो ये रिएक्शन तो ईरान से आना ही था। लेकिन एक और मैं बात बताता हूं कि जो भी कोई देश युद्ध की तैयारी करके युद्ध में जाता है, तो जो वो काम करता है उसके पहले उससे क्या रेपरकशंस होंगे, उसके क्या पॉसिबल रिएक्शंस हो सकते हैं, पूरे तमाम देशों के, उसके जो आसपास जो शत्रु देश हैं, उन सब की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस की जाती है। जितनी भी कॉन्टिंजेंसीज हैं, उन तमाम कॉन्टिंजेंसीज को देखा जाता है। 7 अक्टूबर को जब इजराइल ने गाजा पे हमला किया था, उस समय इजराइल को पता था कि कौन किस प्रकार से इसके खिलाफ रिएक्ट करेगा, और इजराइल ने उन तमाम को काउंटर करने के लिए एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी तैयार करके रखी हुई थी। आज भी मनोज, ये जो इनिशिएटिव है मेरी समझ से इजराइल के हाथ में है। रिएक्शन ईरान कर रहा है या ईरान के प्रॉक्सीज कर रहे हैं। आप देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या हुई है। ईरान अपने प्रॉक्सीज के मार्फत इजराइल के ऊपर घात लगा करके हमले कर रहा था। आज की परिस्थिति ये है कि जो ईरान के 2 मेजर प्रॉक्सीज हैं, हमास और हिजबुल्लाह, उनकी शक्ति को इजराइल ने इतना क्षीण कर दिया है हर प्रकार से, हर महीने से, कि अब उन ईरान को स्वयं डायरेक्ट इसके अंदर उतरने के अलावा कोई और चारा नजर नहीं आ रहा है। आप देखेंगे उन्होंने प्रयास कर लिया, हूथी को आर्म और एक्टिवेट करने का प्रयास करके देख लिया। उन्होंने जो इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक में काम कर रहे हैं उनको कर रहे हैं, सीरिया में जो उनके रिबल्स हैं उनको लगाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 वर्ष के दौरान इस ईरान के जो तमाम प्रॉक्सीज हैं उनको इतना घातक नुकसान पहुंचा चुका है इजराइल ऑलरेडी, कि अब ईरान के पास ज्यादा कोई मौके नहीं है। ये बड़ा संकेत है। और शतरंजू जी हमारे साथ मौजूद है। शतरंजू जी, सबसे बड़ी बात है कि इजराइल ने लेबनान को तो सबक सिखा दिया। पहले 27 सितंबर को हमला किया, हमले में जिस तरीके से नसरल्ला की मौत हुई, बम गिराया, और उसके बाद बुधवार को भी उसने एक हमला किया, और उसमें सरकार के जो प्रमुख हैं, यानी कि नसरल्ला के जो दामाद हैं हसन, अब इसकी भी बात की जा रही है कि उनकी भी मौत हो चुकी है। और इसके बाद हिजबुल्लाह को समझ में नहीं आ रहा कि करे क्या। वहां से स्टेटमेंट आ रहा है कि हम तो सीज फायर के करीब थे, ऐसा क्यों हुआ है। तो कुल मिलाकर वो 3 जगह इजराइल कई जगह लड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर वो हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, उधर वो हमास से लड़ रहा है, और उधर यमन में हुती से लड़ रहा है। और उसकी स्ट्रेटेजी आप देखिए, उसकी वॉर स्ट्रेटेजी को देखिए कि 4 जगह से घिरा हुआ इजराइल, चारों जगह अलग अलग सबक सिखा रहा है। देखिए, जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल का जो एक मिलिट्री माइंडसेट है, मैं उसको मिलिट्री कंट्री बोलता हूं। उनके जो सोल्जर्स, उनके जो जनरल्स हैं, उनकी जो लड़ाई लड़ने की जो रूपरेखा बनाते हैं वो बड़े ही क्लासिक बनाते हैं, और उनका साथ में बैकअप होता है इंटेलिजेंस नेटवर्क से। मोसाद देखिए पूरे मिडिल ईस्ट में फैला हुआ है, बड़ी वाइटल इंफॉर्मेशन देते हैं, हार्ड इंटेलिजेंस देते हैं, और उस हार्ड इंटेलिजेंस को कैसे मिलिट्री एक्शन में कन्वर्ट करना है वो आईडीएफ को पता है। इसी के तहत उनको तमाम सक्सेस मिल रही है। और जिस तरीके से उन्होंने देखे हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म किया, पहले देखे एक फियर पैनिक जनरेट किया, पेजर ब्लास्ट किए, वॉकी टॉकी ब्लास्ट किए, एक कंफ्यूजन क्रिएट किया। लेबनानीज को बताया कि हिजबुल्लाह की वजह से आपकी धरती पर अटैक हो रहा है, तो उनकी पॉपुलेशन को डिवाइड किया, एक बिल्कुल कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट किया और लीडरशिप खत्म की। क्योंकि उनको पता था कि 60,000 लड़ाके हैं हिजबुल्लाह के, हर एक को मारना संभव नहीं है। कहां उनके लॉन्चिंग साइट को आप डिस्ट्रॉय करेंगे। बेस्ट है उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क तोड़ दो, उनकी लीडरशिप को बर्बाद कर दो, वो अपने आप ही लड़ाई में हार जाएंगे। तो एक तरीके से उन्होंने हिजबुल्लाह का मनोबल तोड़ा। लेकिन आज की डेट में ईरान ने जो 180 या 200 मिसाइलें, जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कहीं न कहीं उनके जितने प्रॉक्सीज को लग रहा था कि ईरान उनकी मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है, हिजबुल्लाह को मिड सी में छोड़ दिया है। हमास अपने आप ही उसकी कमर टूटी हुई थी, लेकिन उनकी भी सप्लाई चेन बिल्कुल बंद थी। हूथी से भी एक प्रेशर था, और तमाम तरीके के जो ईरान के मिलिट्री लीडरशिप थी, उन्होंने प्रेशराइज किया खमेनी साहब को कि आप इसको जवाब दें, अदरवाइज आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है। और जिस तरीके से नेतन्याहू साहब ने
यूएन जनरल असेंबली में एक मैप दिखाया और बोला कि पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान का कैसे वर्चस्व आ रहा है, कैसे कैसे वो देखिए नॉर्थ इराक से होते हुए सीरिया लेबनान को अपने गिरफ्त में लिया, लिहाजा बाकी मिडिल ईस्ट के कंट्री मार्जिनाइज होते दिख रहे हैं। और उन्होंने देखिए एक्सेस ऑफ इविल का इनको संज्ञा दी थी। तो इस तरीके की जब बात हुई, उन ईरान की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन आने लगा, तो ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बल्कि उन्होंने 200 मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करके ये दिखाया कि आपके आयरन डोम, चाहे डेविड स्लिंग हो, चाहे एरो 2, एरो 3 डिफेंस सिस्टम, उसको भी भेजा जा सकता है। और एक तरीके का उन्होंने एक मैसेजिंग किया और एक टारगेट का डिस्ट्रक्शन किया। और रिपोर्ट ये भी है कि F-35 तकरीबन 20 इनके डिस्ट्रॉय हो गए। नोवा 3 जो एयरफील्ड है उसको डिस्ट्रक्शन, आपको सिविलियन इंस्टॉलेशन टारगेट हुए, कुछ मोसाद के हेडक्वार्टर टारगेट हुए, हालांकि इसका डिनायल इजराइल ने किया। तो ये वजह थी ईरान की इस युद्ध में डायरेक्ट आने से। 13 अप्रैल को जो अटैक हुआ था उसकी ईरान ने पहले से सूचना दी थी, बड़ी क्रूड मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, जो कि सारे हवा में नेस्तनाबूद कर दिए गए थे। लेकिन इस बार का स्ट्राइक सत्याईश था। देखिए इजराइल जो है वो बिल्कुल एक प्री प्लान तरीके से काम करता है, इमीडिएट रिएक्शन नहीं आया। उसने क्या किया, अपने लेबनान के ऑपरेशन को प्रोग्रेस किया। सदर्न लेबनान में जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, जैसे रिपोर्ट आ रही 2 से 4 किलोमीटर वो अंदर जा चुका है, लेकिन साथ में उसके बेरूत के हमले जारी हैं। और आज जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसने एक हथियारों का जखीरा जो कि रशियन आर्मी का था, जिसको अल्टीमेटली हिजबुल्लाह को मिलना था, उसको डिस्ट्रॉय किया। तो इस तरीके की रणनीति से वो हमले कर रहा है। उसका मकसद देखिए, पहले हमास को खत्म करना था, आज की डेट में वो करीब करीब मार्जिनलाइज्ड है। जी। हिजबुल्लाह की लीडरशिप खत्म है, कम्युनिकेशन खत्म है, लेकिन उनका जो लड़ने का तरीका है वो गुरिल्ला वॉरफेयर है। लिहाजा उन्होंने सदर्न लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च किया, जिससे कि उस इलाके 60-70 किलोमीटर के इलाके को सैनिटाइज करें, जिससे कि नॉर्थ इजराइल पूरी तरीके से सिक्योर हो और जो 70,000 लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनको वहां बसाया जा सके और उनका एयर डिफेंस सिस्टम एज इट इज पुख्ता है। जी। जी। अनफॉर्चुनेटली ईरान का जो ये अटैक हुआ, इसका जो उन्होंने था थ्रेट एनालिसिस इजराइल ने नहीं किया था। थ्रेट परसेप्शन तो था उनको, एनालिसिस में कहीं चूक हो गई। उनको नहीं उम्मीद थी कि वो इस तरीके के बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक जी। मिसाइल से वो हमला कर देंगे, जो कि आयरन ड्रोम की कैपेसिटी के पार हो जाएगा। आयरन ड्रोम क्या करता है, वो शॉर्ट रेंज मिसाइलों को पकड़ता है, मीडियम रेंज मिसाइलों को पकड़ता है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल थी, 6 मैक से लेके 12 मैक तक की इसकी स्पीड थी, लिहाजा वो पकड़ नहीं पाए, यहां चूक हो गए। लिहाजा हमेशा से देखिए इजराइल आर्मी का मैकेनिज्म जो है बड़ा फास्ट है। 7 अक्टूबर को जब मोसाद पे क्वेश्चन हुआ कि उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क फेल हो रहा है, तो उन्होंने किस तरीके से अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को रिवैम्प किया और ऐसे हार्ड इंटेलिजेंस निकाले भी कि इस्माइल हानिया को देखिए एक रॉकेट से मार दिया। और तमाम तरीके के नसरुल्लाह को जिस तरीके से उन्होंने दाहिया में उनके 6 बिल्डिंगों को देखिए GBU 72 बॉम्बर से गिराया, तो पूरी पूरी बिल्डिंगें गिरा दी, उसका हर एक इंसान जो उसमें था उसको बिल्कुल। मार दिया और मैं जिस हिजबुल्लाह जिस के। तो बिल्कुल आपने ठीक इससे कहा, वो मैं जिस काम खबर का करता है। जिक्र भी कर रहा था उसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह के दामाद की मौत की बात की जा रही है।